अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। बहुत बड़े केस का बड़ा फैसला आज बिल आखिर आ गया, जिसके ऊपर एक तरह से तमाम की नज़रें मरकूज़ थीं और सियासी तौर पर इसको किसी हलचल से एक बहुत बड़े जल्जले से कम ना समझा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसके सियासी जो मुहरकात होंगे वो तो अभी आना शुरू होंगे। और क्या ये वाहिद अकेला केस है या इसके अलावा दीगर भी केसेस में इसी तरह ठंडी हवाओं के झोंके मिलते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि आज साइफर केस में, जो कि गले की और हलक की हड्डी बना हुआ था पीटीआई के लिए, ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बरियत मिल गई है और उनको अदालत ने आज़ाद कर दिया है इस तमाम कानूनी चाराजोई से। इस हवाले से जो बहुत ज़रूरी रिमार्क्स हैं वो भी देखते चलिएगा। फौरी तौर पर अदालत में क्या हाल अहवाल हुआ, जिसके पेश नज़र ये बहुत बड़ा रिलीफ पीटीआई को मिलता हुआ नजर आया, ये देखिएगा। फिर मैं फौरी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ दोनों जमातों से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी खैर सामने है, लेकिन हम पहले जो है वो साइफर केस की बात करेंगे। और इस मामले पे नाजरीन, बानी पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने दलाइल दिए और कहा कि कोई दस्तावेज़ नहीं कि वज़ीर के आज़म खान ने साइफर केस जो है वो बानी पीटीआई को उन्होंने दिया, और अगर साइफर गुम हो गया तो फिर साइफर किसके पास है। ये बहुत एक ज़रूरी सवाल जो है वो अदालत ने इस सिलसिले में उठाया और अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप महज ये कह रहे हैं ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे, क्या सिर्फ इस पर किसी को सजाए मौत नहीं दे सकते या 10 साल जेल में रख सकते हैं? ये सवाल उठाया गया। कानून की जो मंशा है वो ये नहीं बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर कॉपी अपने पास रखी, इससे मुताल्लिक बताएं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह के मुताबिक बानी पीटीआई को बार बार कहा गया साइफर कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में बानी पीटीआई खुद मान रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के कह रहे हैं, आपने साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है, जहां मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो फिर प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा कि स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी, इस हवाले से बताएं। अगर बानी पीटीआई ने गुम कर दिया तो उसके असरात क्या हुए? जब हम में से कोई नहीं जानता कि इसके असरात क्या हुए तो फिर क्या है, तो फिर क्या आगे क्या होगा? बाद अज़ां अदालत ने साइफर केस का महफूज फैसला जो है वो किया और सुना दिया, जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इससे कबल ट्रायल कोर्ट ने 30 जनवरी को दोनों को 10-10 साल कैद का हुक्म सुनाया था। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का रद्द अमल ये आया है कि आज खुशी का दिन है, बहुत जल्द कौम देखेगी कि बानी पीटीआई बाहर होंगे। बहुत बड़ा क्लेम है नाजरीन। साइफर एक हकीकत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक यानी कि हुकूमत का भी जो है वो ये बयान आ गया है। बहरहाल नाजरीन, फौरी तौर पे लेट्स हेयर इट फ्राम द हॉर्सेस माउथ, और जो मुतलका पार्टीज़ हैं उन्हीं से हम लोग बराह रास्त के तमाम तर मामला जानते हैं, कानूनी तबसरा भी जानते हैं इस मामले पे। बैरिस्टर अकील मलिक मुझे ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली एंड ऑफ कोर्स हुकूमत के तर्जुमान इन तमाम कानूनी उमूर पे। आपको वार्म वेलकम। अहमद अवैस साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं पंजाब के, और इस पूरे मामले में एक तरह से कोर्ट के भी मामला बराह रास्त देखते रहे। आपको भी सर वेरी वार्म वेलकम। यहाँ पर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मायनाज कोर्ट रिपोर्टर, हमें तमाम मामले पे मायनाज जर्नलिस्ट ज्वाइन करते हैं विद ऑल हिज व्यूज़ एंड हिज इनसाइट्स ऑन द मैटर। बैरिस्टर अकील, फिर आपको कैसा लगा? वो कहते हैं कि ये तो बहुत आपके पार्टी के हवाले से एक सेटबैक है, और इस हद तक क्लेम है पीटीआई का कि सून खान साहब विल बी अ फ्री मैन। आपकी प्रोसिक्यूशन इस हद तक, अगर ये इतना मजबूत केस था, तो इतने मजबूर और इतने बेबस क्यों नजर आए? मोना, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि ऑब्वियसली इस पे तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकती कि एक सियासी जमात जो है और उसके जो लीडर हैं उन्होंने साइफर लहराया भी। साइफर एक हकीकत है और उस साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट एंड इट्स वेरी क्लियर कट सिनेरियो बिफोर एवरीबडी। मतलब पाकिस्तानी कौम भी है, सब देख रहे हैं कि साइफर को अप्रैल 2022 में लहराते हैं, फिर साइफर पे सियासत करते हैं, फिर ऑडियो आती है कि इसके साथ हमने खेलना है, और वाकईतन खेला गया। कौम की कौमी जो कौम के साथ भी खेला गया, और कौमी सलामती जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके साथ भी खेला गया। तो आई फील टू फैदम कि किस तरह जो है एक तमाम तर चीज़ों को सामने होते हुए जो है एक आज के जो फैसला है उसमें बरियत भी आई। देखिए, साइफर एक हकीकत है, साइफर के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
और नेशनल सिक्योरिटी जहां कॉम्प्रोमाइज होगी वहां मुल्क को नुकसान होगा और मुल्क के बट बैरिस्टर साहब, इफआई में आपने कहा कि आपको समझ नहीं आ रही एंड यू फेल टू फैथम कि ये किस तरह से आया मामला। इस तरह से आया क्योंकि आपके प्रोसिक्यूटर्स ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया और बाकायदा अदालत ने कहा कि आपने साबित करना है। साबित करने में फिर क्यों नाकाम रही, मतलब स्टेट प्रोसिक्यूटर्स अंडर योर सुपरविजन? देखिए जी, पहली बात ये है कि ये एक इतना आसान मामला नहीं था। आपको याद होगा ये जेल ट्रायल हुआ और उस जेल ट्रायल को फिर चैलेंज किया गया और फिर स्पेशल कोर्ट में लेके जाया गया। ये सारा मामला स्पेशल कोर्ट में गया और स्पेशल कोर्ट में भी ये तमाम तर चीजें हुई। आज अदालत में मजे की बात ये है कि जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे भी पूछा गया कि आपने साइफर देखा, तो उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। अब साइफर की हकीकत से तो झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि साइफर तो ऑब्वियसली एक सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जो हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, वो एग्जिस्ट करता है। और उस पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि बानी पीटीआई, क्योंकि उस वक्त जो वजीर आजम थे वो वही थे, उसके साथ जो उन्होंने साइफर के साथ किया वो भी कौम और अवाम के सामने है। हाँ, बेनिफिट ऑफ द डाउट जरूर जाता है अगर प्रोसिक्यूशन फेल होती है अपने केस को बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट प्रूव करने के लिए, तो जाहिर बात है कि कोई ऐसी टेक्निकलिटीज आई होंगी क्योंकि तहरीरी फैसला अभी डिटेल्ड फैसला नहीं आया। मैंने एक शॉर्ट ऑर्डर जरूर देखा है और उस शॉर्ट ऑर्डर पे जो लिखा हुआ है उसमें फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, तो वो देखनी है कि वो तफसीलात क्या थी कि कोई कैसा एविडेंस अप्रिशिएट किया गया है आज की अपील्स के मामले में, और ट्रायल का जो फैसला है वो उसके ऊपर जो है। चैलेंज करने का तो इरादा रखते हैं अभी तक या नहीं रखते? हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? अगर आपसे ये जान के फिर मैं आगे बढ़ूं, दीगर की तरफ जाऊं। देखिए, हुकूमत को और प्रोसिक्यूशन को थोड़ी सी एक आपने डिवीजन ड्रॉ करनी है, बिकॉज थिंग इज कि ये हुकूमत ने फैसला नहीं करना कि हमने साइफर की अपील में जाना है या आज की इस अपील के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना है। ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट देखेगी कि अगर वाक़तन इफ द लर्नड जजेस और द ऑनरेबल जजेस हैव अर्ड इन लॉ या कोई ऐसे फैक्ट्स या कोई एविडेंस अप्रिशिएट नहीं हुआ, ट्रायल स्टेज पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मौजूद था या था तो उसको अपील स्टेज में नहीं देखा गया, तो ये तमाम तर चीजें जब तफसीली फैसला आएगा तो तभी कहा जा सकता है। अभी तो इट्स टू अर्ली इन द डे टू एक्चुअली इवन डिसाइड और कमेंट के इस पे अपील में जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये तफसीली फैसला जब आएगा तो फिर देखा जाएगा उस तफसीली वेरी फेयर। यानी अभी तक आप फैसला ये जो है ये नहीं किया है आपने, लेकिन खैर मैं बाकियों की तरफ भी मामला ले जाती हूँ। आपसे भी मेरी यही ख्वाहिश है कि दोबारा पूछूं कि इस मामले पे क्या ये वन ऑफ इट्स काइंड है या फिर इसके अलावा एक रिलीफ की कोई लाइनें ना लग जाएं। अहमद अवैस साहब, आपको तो मुबारक हो, आपकी पार्टी को मुबारक हो, लेकिन ये बताएं कि बेनिफिट ऑफ डाउट है। बैरिस्टर अकील मलिक की आपने कानूनी राय इसमें सुनी, वो कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट शायद अदालत ने दे दिया है और इतनी जो है वो खुशी की बात शायद नहीं है। आप लोग प्रीएम्प्टिवली मिठाइयाँ ना खाएं। आप ये कैसे देखते हैं इस तजवीज़ को हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात देखिए, जो क्रिमिनल लॉ सारी दुनिया में जब क्रिमिनल ट्रायल होता है तो उसके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा एक्यूज़ को दिया जाता है, और ये फ़िलासफ़ी जो है ये ऑल अराउंड जूरिस्प्रूडेंस में, ये सारी दुनिया में इस्लामिक लॉ से लेके आप सारी वेस्टर्न लॉ, एंग्लो सैक्सन लॉ, किसी में आप दुनिया के कानून को ले जाएंगे, जहाँ पे भी क्रिमिनल ट्रायल करेंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज़ ही को देना होता है, क्योंकि ही इज़ टू बी टेकन एज इनोसेंट पर्सन अनलेस ही इज़ प्रूव्ड गिल्टी। तो एक तो बात ये है। वेरी फेयर। दूसरी बात ये है कि साइफर में ये, और दूसरी बात ये है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि ये जब अभी केस पेंडिंग था तो इसकी बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इनको पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो अलाउ कर दी थी। राइट। इमरान खान को भी और शाह महमूद कुरैशी दोनों को, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव इट्स केस। ये उसके अंदर भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिखा है कि प्रोसिक्यूशन जो है ये अपना केस ही प्रूव नहीं कर सकी, इनके पास रेलेवेंट रिकॉर्ड भी नहीं है, तो इसलिए आप किस तरह से किसी को सजा दे सकते हैं। सर ये जो ऑडियो थी या जो ऑडियो लीक्स थे, अब उसकी एडमिसिबिलिटी आप हमें बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऑडियोज भी तो आई थी, सरफेस हुई थी, जहां कहा गया था कि
वो झुटलाया भी नहीं गया ऑफिशियली पीटीआई की तरफ से कि हम इस साइफर से खेलेंगे, इसको सियासी अपने तौर पर इसको इंटरप्रेट एक इस्तेमाल किया गया। ये एक बड़ा मेजर एक्यूजेशन है कि इसकी वजह से ये इस्तेमाल वो एक पॉलिटिकल, वो देखिए ना, वो तो एक पॉलिटिकल मूव था। हाँ, वो तो एक पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप जब कानून के अंदर उसको एक क्रिमिनल ट्रायल करते हैं तो वहां तो जो आपने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया उस एलिगेशन की हद तक ही आपने रहना है, उसी को साबित करना है। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि पॉलिटिशियन कहता है कि मैं इस बात को लेके आगे चलूंगा, इसलिए कि जो एलिगेशन उसके अंदर ये कहते हैं कि नेशनल सीक्रेट कोई भी नहीं था। क्या नेशनल सीक्रेट था? वही हुआ जो ये तो ये कह रहे आम थे। पॉलिटिशियन की ये वाली बात करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे मुल्क के। उससे कहते हैं मुल्क के जो ताल्लुकात हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर ये मुल्क की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है। नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वो बात की है जो कि आम हो चुकी थी ऑलरेडी, कि उन्होंने ये प्लान किया था। अब जिस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीली आई है, मैं आपकी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी 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 कि जब यूनिपोलर वर्ल्ड, अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर था, उसके बाद एक दोबारा से ग्रुपिंग शुरू हो गई। अब जब दोबारा ग्रुपिंग शुरू हुई तो इंडिया और इजराइल जो है वो अमेरिका के नई ग्रुपिंग के अंदर आ गए और पाकिस्तान निकल गया उधर से। ठीक है, जब वो निकल गया तो इंडिया ने कहा कि साउथ एशिया का मुझे आप मिनी सुपर पावर बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जब तक सैटेलाइट नहीं बनता इंडिया का, जब तक नहीं हो सकता, और ये 2 pronged अटैक होगा पाकिस्तान पे। यही अमेरिका ने एग्री किया। यही बात थी उसके अंदर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दो और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान के अवाम की नज़र में डिस्क्रेस कर दो। और ये दोनों काम जो है ये पीडीएम की हुकूमत ने बाकायदा तौर पे करके दिखाए। ये तो सारा चार्ज तो इनके ऊपर है। अच्छा, ये भी आपने एक काउंटर एलिगेशन, बड़ा एलिगेशन इसी नौयत का आपने पीडीएम पे लगाया है। बैरिस्टर अकील से पूछूंगी मैं ये, लेकिन अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आपसे तो खैर हम ये बात कर सकते हैं, दोनों बड़े मायनाज कानूनदान हैं, उनसे तो हम डरते हैं ऐसी बात करते हुए, लेकिन ये प्रोसिक्यूटर्स को क्या हो गया? और आम फहम लोग तो ये कह रहे हैं कि ये प्रोसिक्यूटर्स ने कोई ऐसा लगता है अंदर खाने हाथ मिला लिए हैं पीटीआई से। अब देखें, एलिगेशंस तो जो लगा रहा है उसको देखना चाहिए, लेकिन जो कोर्ट है अब देखें जो अपील की स्टेज के ऊपर हुआ था, और जैसा कि अहमद अवैस साहब ने भी बताया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, और फिर वहाँ पे भी जब ये चीज़ें थ्रेडबेयर की थी तो उन्होंने कहा कि जो ऑफेंस ये कह रहे हैं वो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट शायद 2 साल बनती है। तो अब जाहिर है फिर उसके बाद ही जो है वो सारी बेल जो है वो ली गई थी अदालत की तरफ से। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मुलजिम है वो लाडला होता है कानून का और अदालत का। केस प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ करना होता है। अब अगर मुलजिम लाडला होता है कानून का, बिल्कुल ये आप जेनेरिक बात कर रहे हैं, आप कोई बानी पीटीआई के हवाले से नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक। ब्लू आइड बॉय कहते हैं ना उसको। अब अहमद अवैस साहब ये जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से ये टर्म जो है वो अदालतों के अंदर इस्तेमाल होती है। क्या कह रहे हैं वो? हाँ, एक आपकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। तो ये प्रोसिक्यूशन ने जाहिर है कि प्रूफ करना होता है। अब एक आम सी अगर आप ले लें कि अगर फर्ज करें कि एक होता है कि जी एक शख्स जो है मर्डर हो गया, अगर उसकी लाश ही नहीं मिली है या आला कत्ल बरामद नहीं हुआ है, वो विटनेसेस जो हैं वो बदल गए हैं, तो उसके ऊपर बेस करके आपका कानून चलता है ना। तो यहाँ पे साइफर जो है वो कहा जाता है कि ये था। अब इसमें मुझे भी कंफ्यूजन होती है कि साइफर का केस क्या था। आया वो कौमी राज अफशा करने के हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी थी? आया वो चोरी होने का केस था या कोई और सिलसिला था? तो उसमें जो है यानी आप तो ये साइफर जो है वो एक बुनियादी चीज है। जी जी। अब वो ना तो निचली अदालत के अंदर मौजूद था, अब उन्होंने किस एप्रीहेंशन या प्रोसिक्यूशन किस बात पे बेस करके ये सजा सुनाई। तो अब अपील की स्टेज के ऊपर जब ये हाई कोर्ट के अंदर सारा मामला चल रहा था कि इससे कौमी सलामती और मुस्लिम या ब्रदर दोस्त हमसाया ममालिक या दोस्त ममालिक जो हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, तो उस पर पूछा गया कि क्या जिस मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हुए उसने अपना सफ़ीर बुलाया वापस, क्या बाकायदा तौर पर कुछ हुआ? तो ये वो सारी सूरत थी जो अनएक्सप्लेनेबल थी। यानी आप ये अग्री कर रहे हैं कि वाकईतन जो केस था वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत वो सॉलिड केस था,
ओपन एंड शट था, इस तरह का मामला शुरू दिन से नहीं था। नहीं, शुरू ये दिन केस से शुरू दिन से वीक था, आपकी तो बात ये इम्प्लाई हो रही है मेरा आपसे। मेरा ख्याल है क्योंकि देखिए बेस करता है डॉक्यूमेंट बेस्ड एविडेंस के ऊपर। रजा साहब भी हमारे साथ हैं, रजा हारून साहब आप नहीं कर सकते हैं द पीपल्स पार्टी। वेरी वार्म वेलकम सर, वेरी सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियन। मैं आपकी तरफ आती हूँ जी, प्लीज। लेकिन ये है कि यही आमिर फारूक साहब थे जिनके हवाले से तर्जमान जो है रऊफ हसन साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर इनके बारे में क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? उन्होंने कहा था टाउट हैं, टाउट का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना। तो मैं अब हमारा सवाल होगा कि आज के भी मुदाखलत हो रही है, अब आप क्या कहेंगे? अब जो है वो सारा कुछ हो रहा था और लेजिटिमेट सवाल है। एक मतलब है कि ठीक है। अब भी जो है वो रिएक्शन जिस तरह से आ रहा है, वो अब अदालत ने जो अपना फैसला दिया है, जाहिर है ये प्रोसिक्यूशन का हक भी है, हुकूमत का हक भी है कि वो देखेगी अगर उसके अंदर लूप होल्स हुए तो वो उसको ऊपर तक लेके जाएगी। वही वैसे जैसे बैरिस्टर साहब भी, वकील साहब कह रहे थे कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, बट रजा हारून साहब आपके अंडरस्टैंडिंग में ये क्या मामला हुआ और क्या जो पीटीआई की तवक्को है वो ठीक है? वो कहते हैं अब तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, और अभी तो रिहाई अनकरीब होने वाली है बानी पीटीआई की। चलिए, तो ख्वाहिशात है उनकी और होनी भी चाहिए। नंबर एक बात तो है कि आज जो फैसला है यकीनन ये पीटीआई के लिए सियासी फतह है और उनके बयानिए को बड़ी तकवीत मिलेगी। साइफर का केस एक बड़ा केस गर्दाना जाता था और जिस तरीके से उसमें लीक्स आती थी, बयानात के सिलसिले थे, ऐसा लग रहा था कि ये इन बयानात की बुनियाद पर इस केस में बड़ी मजबूती है। लेकिन जैसे तमाम दोस्त फरमा रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड होता है क्रिमिनल केस और उसके अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक वो ये सुनने में आ रहा है फैसले के बाद कि साइफर को अदालत में पेश नहीं किया गया। मुझे नहीं मालूम, यहाँ लीगल एक्सपर्ट बैठे होंगे, कि एक कोडेड डॉक्यूमेंट जो कि स्टेट का सीक्रेट डॉक्यूमेंट समझा जाता है, उसकी रीजनल फॉर्म को आप कहीं भी कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट डिकोडिंग इट। वंस यू डिकोड इट इन फ्रंट ऑफ अ जज लेट्स से और अ प्रोसिक्यूटर और अ डिफेंस अटॉर्नी या किसी कोर्ट के अमले के, तो आप तो अपना कोडिंग प्रोसेस पूरा उनके हवाले कर देंगे ना। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक साइफर जो कोडेड डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे एविडेंस के तौर पे पेश होता है, उसकी क्या सैंक्टिटी बरकरार रह जाती है और फिर आपके कोड की तरह महफूज रह जाते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल इस केस में जहां एक ये एविडेंस था कि साइफर क्यों नहीं प्रेजेंट किया, वहां कन्फेशंस बहुत सारे थे ना। ये तो डाउट रह ही नहीं गया था कि एक साइफर था, ये फैक्ट है। उस साइफर के कंटेंट को जो है वो एक्सपोज किया गया, डिस्क्लोज किया गया, पब्लिकली किया गया, इसका भी कन्फेशन मौजूद है, इससे भी कभी इनकार नहीं किया गया। उस साइफर के कंटेंट में एक मुल्क का नाम लिया गया जी, तो फॉरेन रिलेशनशिप वहां पे हमारे हर्ट हुए, यकीनन हुए होंगे। वो हमने उनकी जो कांग्रेस की हियरिंग हुई थी उसमें भी हमने देखा, तो ये सब चीजें तो हमने देखी ना। तो ये तो कोई ऐसा कोई डाउट तो रह नहीं गया था। अब सवाल ये लेकिन वो रजा साहब कहते हैं कि वो सीक्रेट, वो जो कोडिंग थी, वो कोडिंग कभी नुमाया नहीं की, और वो जो उनके हाथ में वो जो पर्चा भी था वो ओरिजिनल साइफर नहीं था जो जलसे में लहराया था। तो फिर बोलने में झूठ बोल रहा था, इतना तो बोलते मैं झूठ बोल रहा। कोई एक बात होगी ना मोना साहब, दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना। या तो वो बोले मैं झूठ बोल रहा था और वो झूठ बोलते बोलते मैं आवाम को धोखा दे रहा था, और मैं झूठ बोल रहा था और सब ऐसे ही था और मैंने एक धोखा दिया। तो आप उस वक्त वजीर आजम थे, रिमेम्बर दिस, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर देन जब उन्होंने बात की है। अभी नो कॉन्फिडेंस की मोशन पास प्राइम नहीं हुई। मिनिस्टर के झूठ, क्योंकि वो अभी जो आपने बात कहा ना, आपने एलिगेशन लगाया कि फिर तो वो माने कि हम झूठ बोल रहे थे। अभी अहमद अवैस साहब से हमने जब बात की ना, तो कहते हैं वो सियासी बयान था। तो क्या प्राइम मिनिस्टर एक सियासी बयान के जुमरे में लाकर कोई बात कह सकता है, कोई स्टेटमेंट दे सकता है और फिर कहे कि वो सियासी बयान था? ये वाली बात वैसे पूछने वाली है। आफ्टर अ ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, मिस्टर अकील की तरफ भी मामला ले जाती हूँ, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद काबीना कंसिडर कर रही है कि बैन कर दिया जाए पीटीआई को। वो एक अलग बहरहाल मामला चल रहा है। क्या वाकई ऐसी कोई कंसिडरेशन है? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर अकील मलिक, आप क्या समझते हैं, अब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए भी जाहिर है बन गई है, और अभी आपने अहमद अवैस साहब को सुना कि मुल्क के तो असल जो ताल्लुकात ख़राब किए हैं वो तो पीडीएम ने किए हैं। जो एक वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हुआ है उसमें भी पीडीएम का बहुत एक मनफी किरदार रहा है जो आपकी गुज़िश्ता हुकूमत थी। और अब ये सारा मामला है कि देखिए, सियासी जवाब जो है या सियासी किसी भी मामले को आप इस जुमरे में नहीं ला सकते हैं।
अगर आपसे मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी आपके खिलाफ आ गया या गवर्नमेंट के खिलाफ आ गया तो आप क्या करेंगे अदर देन डेलिब्रेटिंग टू बैन पीटीआई, क्योंकि अब तो हमने सुना है आप बैन कर रहे हैं पार्टी को। नहीं मोना, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी बिल्कुल कैबिनेट में कोई बात सामने नहीं आई या ज़ेरे गौर नहीं है। ऑब्वियसली एक बात ज़रूर है कि जो सियासी जमात डिजिटल टेररिज्म की तरफ जा रही है और आज भी वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है और वो 12 दफ़ा यही बात कर चुके हैं कि हमने 1971 की जो मुताबिकत उन्होंने की आज के हवाले से और जिस तरह उन्होंने नेक्सस ड्रॉ करने की कोशिश की, तो वो तो सामने है। ऑब्वियसली एक सियासी जमात, जो एक मखसूस सियासी जमात मुल्क तोड़ने के ऊपर तुली पड़ी है और उसकी जितने भी लोग हैं, खा वो लीडर्स हैं, खा वो जितने लोग हैं, वो तो मुल्क के खिलाफ बयान दे रहे हैं गाय बगाए किसी भी फोरम पे हो, खा वो सोशल मीडिया पे हो, खा वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, खा वो आम लोगों में बैठना हो। तो ये बात तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। लेकिन ये आपने अहम तरदीद की है कि बैन करने का कोई इरादा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी पिछले दिनों कि ऐसी बातचीत जरूर चल रही है काबीना में। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, राना साहब ऑब्वियसली जरा एक पॉलिटिकल एंगल से भी चीजें देख रहे हैं और तमाम तर चीजों को, लेकिन ये बात जरूर है मोना के इट सर्टनली कैन नॉट बी रूल्ड आउट। जिस तरह का इनका तर्क है वो रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने बात की कि अभी फिल वक्त कैबिनेट में ये डिस्कशन हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि फिल वक्त मेरे सामने तो या कैबिनेट के सामने तो ये मामला नहीं आया या मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन ये बात है कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एक सियासी जमात जो मुल्क तोड़ने की मुहिम चला रही है, और वी हैव प्रेसिडेंट्स बिफोर। आपने देखा MQM का उस टाइम जो बयानात जब आते थे तो फिर उनका लोकल चैप्टर यहाँ पे फॉर्म हुआ और फिर वो क्योंकि जो मुल्क के खिलाफ बात करेगा और नेशनल सिक्योरिटी पे जो बात करेगा, मुल्क के खिलाफ जो बात जाएगी, तो उसके लिए तो कोई जो है नरम गोशा या नरम रवैया नहीं उसको मिल सकता। तो यानी बैन करने का इरादा नहीं है, लेकिन आप साथ ये भी कह रहे हैं नरम गोशा नहीं मिल सकता। तो फिर क्या आपकी कोई हिकमत अमली हो सकती है? क्या हुकूमत से कुछ तवक्को रखी जाए कि आप कुछ इसके ऊपर काउंटर हिकमत अमली बनाएंगे इस जमात के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर इस जमात ने इसी तरह अपना तर्ज सियासत जारी रखा और जो इफ एनीथिंग वो मुल्क तोड़ने की बातें अगर कर रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हुकूमत एक्शन लेगी। एक्शन तो होगा अहमद अवैसा भी, ये इनएविटेबल लग रहा है। और अगर आप इसी रविश पे आगे भी बढ़ते रहे आपकी जमात, ये बड़ा एक अहम बयान है, लीगल स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट के ये बयान दे रहे हैं। तो और ये जो दूसरी बात थी जो आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो इल्ज़ाम रऊफ हसन साहब ने लगाया था, अभी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने वो कहा है, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट दैट वर्ड। तो अब आप क्या कहेंगे अब जब फैसला आपके हक में आया है उसी अदालत से? देखिए, पहली बात तो वो अभी जो बैरिस्टर साहब ने बात की है, ये अगर इस तरह से इनकी बातों के ऊपर किया जाए कि जी वो 1971 के हवाले से, एक 1971 एक तारीख का हिस्सा है, इसको क्यों भूल गए आप? और तारीख का हिस्सा है क्या? सानहा जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो इससे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में कोई सानहा हो सकता था? और क्या वो सही ब्लैक डे उसको नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान में हमेशा के लिए? कि आपने 9 मई का ब्लैक डे बना लिया, उसको नहीं बनाया। आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, वो भी ब्लैक डे होना चाहिए था। ये सबसे बड़ा अदारा है जो मुल्क को कायम रखता है, बैलेंस करता है, उसके ऊपर वो ब्लैक डे नहीं बनाया, आपने 9 मई को बना लिया। तो ये एक तारीखी हकीकत है, अगर उसको आप आंखें बंद करेंगे तो कभी ये कोई तारीख का इंसान तारीख इसलिए पढ़ता है सबक सीखने के लिए कि वो गलतियां ना दोहराई जाएं जो तारीख में हो चुकी हैं। अब उसके बाद आते हैं बैन करने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि देखिए, अगर ये PDM की जो हुकूमत, जो इनकी नून लीग की जो कोalition गवर्नमेंट बनी है, इससे पहले PDM वाले भी कोशिश करते रहे, अगर इनके ये इस्तात में होता, इनकी कॉम्पिटेंस में होता बैन करना, तो ये कब की बैन कर चुके होते। अगर इस्टेब्लिशमेंट की ये एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में आता कि वो बैन कर सकते हैं, कोई अथॉरिटी थी उनके पास, तो वो भी कब की बैन कर चुके होते। अच्छा, हाँ। लेकिन ये इत्तफाक से सुनिए, ये इसकी बैन करने का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सिर्फ रेफरेंस बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा बेंच बैठेगा,
वो बेंच बनेगा, वो सारा प्रोज एंड कॉन्स देखेगा, पूरी तरह सुनेगा और फिर किसी पार्टी के ऊपर बैन करने का जो वो हुक्मनामा सादर होता है। इसलिए कोई आसान काम नहीं, और बैन काम करने वाली कौन सी बात इन्होंने की है जो बैन कर दिया जाए? वो बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। अब यूं जो इनको झूठे केसों के ऊपर जैसे का ये हाल होता जाएगा तो ये इनके जो है एंग्जाइटमेंट जो है वो एक्साइटमेंट और इनकी एंग्जाइटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये तो इट्स क्वाइट नेचुरल। अब अगला केस आप भी देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल वो इद्दत वाले केस का भी फैसला आएगा। आप बताए, वो पाकिस्तान में इद्दत का जो फैसला किया इन्होंने, शरिया लॉ की भी तस्लील हुई, कुरान सुन्ना की भी तस्लील की है इन्होंने, सिर्फ एक आदमी को जख्म पहुंचाने के लिए, इमरान खान को पब्लिकली डिस्करेज करने के लिए। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि आप इद्दत के केस में सजा दें, इद्दत के पीरियड के गुजरने के 6.5 साल के बाद? ये बड़ी अहम बात है। आप दुनिया की क्योंकि दूसरे तारीख केस में को भी साथ ही अमेलगमेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये इस नहज पर आप कह रहे हैं कि एम्बेरस करने के लिए खान साहब को जो है वो जाया जा रहा है। तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मैं अगला भी बता देता हूँ, अगला केस भी सुन लीजिए जी। लेकिन बट केस सर भी सुन एक बात है ना, ये सवाल गलत तो नहीं था कि आप लोग भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर आपके ही तर्जुमान पार्टी के जो बातें करते रहे हैं, तो अब उसी अदालत से आपको रिलीफ मिला है, तो आप भी बहुत सिलेक्टिव नहीं है अपनी क्रिटिसिज्म में और अपनी एप्रिसिएशन में? जजिस गलत बात है ना जो उन्होंने भी गलत बात की, गलत बात की, बड़ी अहम आपकी तरफ से ये वाली हमें जब तक वो नहीं कहना चाहिए अदालत की तरफ से, अदालत को जब तक हम उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, और हम तो मैं तो बार मैंने तो आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई थी तो एज प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार मैंने उसके खिलाफ बाकायदा केस लड़ा था और कहा था कि ये यूजर्पर है, उसको सजा दो। पहली दफा आर्टिकल 6 का नाम 2004 में मैंने लिया था सजा देने के लिए उसको। तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कि हम आइन के अंदर जो हायरार्की है इसी को कायम रहना चाहिए, आइन तोड़े उसको सजा हो, वो इज्जत और ताजीम जो है वो रहनी चाहिए। जी, जो आइन तोड़े उसको सजा होनी चाहिए। उन्होंने तो पहले भी इतना प्रिंसिपल स्टांस उठाया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है इनकी। और जो रिसेंट हिस्ट्री के अंदर आइन तोड़ने की हमारे पास मिसालें हैं, उसमें एक तो जनरल परवेज मुशर्रफ की 3 नवंबर की है जिसमें उन्होंने सिर्फ अदलिया का उज़्व जो है रियासत का उसको मुअत्तल किया था। उस पर जो है वो उनके खिलाफ हाई ट्रीजन का केस चला। लेकिन उसके बाद जो पिछले ही 1-1.5 साल पहले की बात है, जब नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आई थी, मोशन थी, तो उसमें भी आइन तोड़ा गया था। और उसमें 5 रुकनी लार्ज बेंच जो है उसने कहा था कि आइन तोड़ा गया है। ना सिर्फ इससे एक बात ये हुई कि एग्जेक्टिव को बल्कि लेजिस्लेचर जो है, ये 2 जो रियासत के उज़्व हैं वो मुअत्तल कर दिए गए थे। और उसमें एक जज साहब ने तो आगे बढ़ के जो है अपने एडिशनल नोट के अंदर लिखा था कि पार्लियामेंट को इसको देखना चाहिए, ये आर्टिकल 6 का केस बनता है। लेकिन इमरान खान साहब बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं कि वो उन हमारे सियासतदानों में से हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजाएं दे के फिर ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजा जाता। अब उनके मुकदमे जो हैं वो मेरा ख्याल है कि जितनी अरसे में किसी की अपील नहीं लगती, उनके मुकदमात के फैसले आ गए हैं। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़। लेकिन वो कहते हैं इतनी उजरत उनको सजा देने में भी दिखाई गई थी जब ये 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का मामला हो तो वो 8 साल चलता रहता है और उसके बाद से अब एक तवील अरसा है वो कहाँ गया हमें आपको बिल्कुल नहीं पता है उसका। इमरान खान साहब पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दें तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक जमहूरियत पसंद हैं। इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च लेके आएँ और इस्लामाबाद का शहर जला दें तो वो एक अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की है क्योंकि केस तो बनाना है, धमकी दें तो सिद्दीकी साहब जो केस बनाना है वो तो हुकूमत बनाएगी ना, हुकूमत बनाए, स्टेट बनाती केस, और किसने रोका था इनको? मैं तो इमरान खान साहब की जो खुशकिस्मती है जो उनकी उसको उजागर कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहा हूँ ना कि आप ये देख लीजिए कि वो कहें कि वो ये कह दें कि मैंने घड़ी बेची है, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, लेकिन जो है वो और फिर दूसरी बात आ जाए, ठीक है, वो जो भी कहें तो अब क्या किया जा सकता है। कभी वो कहते हैं आपके पास कोई माशाल्लाह तज्जिया भी तो होगा ना इस बारे में कि ये तो आपकी ऑब्जर्वेशंस है। रजा साहब मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशंस अपनी जगह, कोई तज्जिया भी तो होगा कि ये क्यों सॉफ्ट कॉर्नर, एक अदलिया के हवाले से चलें आप शायद बात कर रहे हैं,
लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो स्टेट है, हुकूमत है, इत्तेहादी माशाल्लाह रजा साहब भी हैं हुकूमत के, इनमें से कोई क्यों नहीं स्टेट ये इनिशिएटिव लेता और बनाता केस? बनाए ना, आर्टिकल 6 लगा लें। साहब आज इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं। जो पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त भी इत्तेहादी तो थे, लेकिन वो उस पोजीशन में तो नहीं है, लिहाजा रजा साहब को तो ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डाला जा सकता है। पीएमएलएन को डाला जा सकता है तो एग्जैक्टली कि वो जबकि 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच का फैसला है, फिर यही नहीं, फिर सदर मुमलिकत ने भी बहुत सारे गैर आईनी काम किए थे उनके, मतलब वो भी 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर जो है वो सारा कुछ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये शायद एक खुली छूट है पाकिस्तान का जो निज़ाम है रियासत का, कि वो देखती है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे तोड़ के चीज़ें आइन और कानून को रौंदने वाले और जजेस, वो मतलब एक साफ सामने स्ट्रेटजी नज़र आती है कि अगर कोई सहाफ़ी मुखालफत कर रहा है तो वो लिफाफा है, अगर कोई सियासतदान मुखालफत कर रहा है तो वो गद्दार है, अगर कोई जज जो है वो उनका मुकदमा सुन रहा है तो वो जज जो है ये सारे सवाल तो सारा जो एक नैरेटिव है जी। अब आवाम उनकी मानती है, अब हम क्या कर सकते हैं? ये सारे सवाल पूछने वाले हैं और बहुत जरूरी, आई एम श्योर इस पे जवाब मुझे चाहिए। अब सिर्फ छोटी सी बात कि इमरान खान साहब ने साइफर के केस का अमेरिका से इल्जाम शुरू किया था और मोहसिन नकवी पर लाके खत्म किया था, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि वजीर आला केपी लोड शेडिंग की वजह से मोहसिन नकवी साहब से मिलते हैं और फिर वो अडियाला जेल जाते हैं और अडियाला जेल से फिर वो अलॉट टू रिस्पॉन्ड फॉर अहमद अवैस साहब, बट और फिर रजा साहब मुकदमात के फैसले। रजा साहब ये आप लोग भी गिला तो करते थे, और जब बिलावल उस वक्त ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, आपको पता है पीपल्स पार्टी बिलावल साहब का बहुत एक सरगर्म किरदार था, आप लोगों ने बहुत हद तक एक तरह से स्टीयर किया था इस पूरी मूवमेंट को, बल्कि पीडीएम में तो कहते हैं इनिशियल इख्तिलाफ ही इस बात पे था कि आप लोग कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस लाएं, जबकि जेयूआई और आपके जो दूसरे पार्टनर्स थे वो कहते थे कि इस्तीफे दिए जाएं। तो आप लोग जो पायनियर्स थे, या पीपल्स पार्टी जो पायनियर्स थे उस मूवमेंट की, आप लोगों ने भी बतौर इत्तेहादी कोई प्रेशर नहीं डाला पीएमएलएन पर, मेन हुकूमती जमात पर, कि भाई अगर आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है तो मुकदमा तो बनाते, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको खत्म किया गया था? मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं करीम भाई कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें ये था कि डीम टू हैव बीन, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे नहीं कहा था कि आर्टिकल की खदारी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, डीम टू हैव बीन करके उन्होंने लिखा है उसके अंदर, लेकिन एक लाइन जरूर दी है कि ये सब कुछ हो सकता है और उसके बाद हुकूमत को यकीनी कार्रवाई करनी चाहिए। आर्टिकल 6 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतना आसान नहीं आर्टिकल 6 जो हम सोचते हैं ना कि जी किसी एक फर्द पे लग जाएगा। आर्टिकल 6 हैज क्लॉज 1, 2, उसका क्लॉज 2 बड़ा डेंजरस है, उसका क्लॉज 2 जो है ना वो एडर्स अबेटर्स को ही पकड़ता है। जी। तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स आप बोलते हैं, दुनिया में कहीं आईन एक आदमी नहीं तोड़ता, चाहे वो वजीर आजम हो या सदर हो, उसके पीछे उसके सपोर्टर्स, उसके एडर्स, उनके अबेटर्स बहुत बड़ी तादाद होती है, और उसको बड़ा सोच समझ के आर्टिकल 6 की जो एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, बड़ी सोच समझ के बहुत दिलचस्प बात आपने हाईलाइट की और ऐसी चीजों में मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 लगाया, मुशर्रफ साहब पे आपने आर्टिकल 6 लगाया, तो क्या आपने उनकी पूरी जो कैबिनेट थी उस पर लगाया? क्या आपने उस फर्द पर लगाया जो रेफरेंडम में उसकी कैंपेन कर रहा, उसको वोट दे रहा था, पीटीआई के चेयरमैन, उन पे आर्टिकल 6 लगाया आपने, उनको क्यों नहीं लगाया? तो एडर्स अबेटर्स सारे गवर्नर्स हो गए, सारी एडर्स एंड अबेटर्स, आर्टिकल 6 का क्लॉज 2 है जो कि शैल के साथ है, इट्स अ बाइंडिंग क्लॉज, कमांडिंग क्लॉज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी एक बात जो मैं अवैस साहब से एग्री कर रहा हूँ कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी जो है ना, उसकी 2 ही कंडीशंस हैं आर्टिकल आइन के 17(2) में, कि सॉवरेनिटी या पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ कोई बात कर रही हो, 17(2) जी 17(2), तो उसके अंदर आप जो है फेडरल गवर्नमेंट का रोल सिर्फ एक रेफरेंस फाइल करना होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर ये जजमेंट या फैसला ये सुप्रीम कोर्ट करती है। वेरी फेयर। तो मैं नहीं समझता कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी जो है ना वो अभी क्वेश्चन में आई है। लेकिन उन्होंने जो बात जहां से रेस की थी बैरिस्टर अकील ने, रजा साहब, वो उन्होंने यहाँ से की थी कि अगर इनकी ये रविश बरकरार रही, उन्होंने एक तो कहा कि ये एंटी स्टेट हैं, बड़ी उन्होंने साफ अल्फाज में ये वाली बात उन्होंने कही, फिर उन्होंने कहा कि अगर ये रविश बरकरार रही तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ क्या हो सकता है? नहीं, वो तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ करेंगे जो कानून आपको इजाजत देगा ना, कोई कानून आपको इजाजत देगा। तो देखिए, एंटी स्टेट होना कैन आल्सो बी सेडिशन, बगावत इज नॉट गद्दारी, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। तो ये हमें बड़ा समझिए, अहमद अवैस साहब बैठे हैं, मुझसे ज्यादा सीनियर आदमी, आपको समझाएंगे कि बगावत करना
सिविल डिसोबीडियंस करना इज नॉट गद्दारी, ट्रीजन इज समथिंग डिफरेंट। हमें और एंटी स्टेट का मतलब ये नहीं कि आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे हमला करने चले। तो ये अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट या पीएमएलएन को भी उनके रैंक्स में भी आने की जरूरत है रजा साहब? एक बात पीएमएलएन को तमाम गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है कि जब माजी के जो वाकयात हैं एक एंड कर दूं मैं, और जो एक मिनट कर दूं, मैं सिर्फ एक बात अगर मेरे को इजाजत दें। जी रजा साहब, मुझे बात खत्म हाँ, वो आपसे ही सवाल भी कर रहे थे वैसे। बट रजा साहब कंप्लीट कर लें, अब जो भी बात चल रही है वो मुकम्मल कर लें, मैं आपके सवाल पर। मैं कह रहा हूँ कि जो जब हम केसेस बनाने पे आते हैं ना, तो हमारे भी मतलब एक अजीब सा मामला है कि 200 केस बना देते हैं, वो संभलते ही नहीं है। आप केसेस का भी बलवा कर देते हैं, और बलवे के किसी भी चीज का कभी फैसला नहीं हुआ। आप 200 केस बनाएंगे तो आपने तो समझे कि अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी ना। आप 2 केस ढंग के तरीके से प्रोसिक्यूट करते, अगर नहीं कर सकते तो वो भी ना करते। सही बात, सही बात। ये जो है ना कि आप 200 केस बना करके ना आपसे पहला केस संभल रहा है ना 200वां केस संभल रहा है। राइट, ब्रेक पे मुझे कहा जा रहा है, सिद्दीकी साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ, आप सवाल करना चाह रहे हैं रजा साहब से, और जाहिर है अहमद साहब के ऊपर असल में बहुत कुछ उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है बहुत सी बातों का। आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल तो सिद्दीकी साहब का एक है जो वो करना चाह रहे हैं रजा साहब से, बट शॉर्टली मैं उनकी चूँकि तफसीली तौर पर उनकी टर्न पे भी आने वाली हूँ, और अहमद साहब के पास आई एम श्योर बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने रिस्पॉन्ड करनी है। हमारे भी बहुत सवाल आते हैं। अहमद अवैस साहब, ये बैन होने वाली बात तो चलें ठीक है, ये साइड में गई, और ये रजा साहब ने भी कहा कि ये 2 बड़ी क्लियर अलग अलग टर्म्स हैं और इनकी डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रही शायद पीएमएलएन। लेकिन ये बताएं कि ये जो तमाम तर केसेस हैं, जो सॉफ्ट कॉर्नर है खान साहब के लिए, वो भी अनडिनाइबल है। मतलब वो अदलिया के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जिस तेज़ी से जो केसेस लगते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का केस ट्रायल कोर्ट में नहीं जाता, जमानतें हों, कोई दूसरा मामला हो, कहते हैं मतलब ये जो स्पीड है वो अनप्रेसिडेंटेड है रिलीफ की। ये वाली बातें तो अपनी जगह मौजूद हैं, और कुछ ऐसे इतने सॉलिड केसेस हैं, जैसे उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स वाला हवाला दिया, कि उस पर शायद हुकूमती सतह पर भी आपके लिए कोई बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है या कोई ऐसा मामला है कि इतना जो क्लियर कट केस है, ओपन एंड शट केस है, वो तो छुआ ही नहीं पीटीआई के खिलाफ इन्होंने। देखिए, जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस वाला मैटर था, तो वो तो 5 रुकनी बेंच ने यूनानिमस डिसीजन दिया और फैसला उन्होंने खिलाफ दिया इनके। हालांकि उससे पहले इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशनर को कोर्ट में बुलाया, मैं खुद कोर्ट में मौजूद था उस वक्त, और उससे पूछा भाई आप कितनी देर में इलेक्शन करा दोगे, आपकी तैयारी का क्या हाल है। हाँ, और उस वक्त ये बात आप देखिए, ये अप्रैल 2022 की बात है। उस वक्त उन्होंने कहा था हमें 5 से 7 माह चाहिए जी। आप अंदाजा लगाइए कि इलेक्शन ये आइन के साथ कैसा खेल खेला गया है। आप बात करते हैं कि ये आइन के साथ वो हाल हुए, बहरहाल उसकी डिटेल में अब क्या जाना, बात एक स्टोरी ऑफ पास्ट। दूसरी बात यह है कि अभी साइफर के हवाले से भी एक बात कहूँगा। वॉशिंगटन पोस्ट में एक उन दिनों के अंदर जब ये बड़ा हॉट इशू था, एक वहाँ पे एक आर्टिकल छपा, और आर्टिकल जिसने लिखा उसने कहा कि ये आर्टिकल मैं साइफर के हवाले से लिख रहा हूँ, जिसके मुतल्लिक सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक फ़ौजी अफसर ने दी है, और वो सारी डिटेल्स जो साइफर के अंदर हो सकती थी वो सारी उसमें उस आर्टिकल में लिखी हुई है। वो अभी भी वो आर्टिकल मौजूद होगा वॉशिंगटन पोस्ट में, वो पढ़ा जा सकता है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सलूक की बात सुन लीजिए, इसमें शक नहीं है मेरे ख्याल में। इमरान खान के 3 जेल ट्रायल हुए, तीनों जेल ट्रायल में जज साहिबान जो थे वो रात के 12 बजे 1 बजे तक बैठ के कहते थे कि जी हमारी मजबूरी है, हम तो आज ही सारा केस को मुकम्मल करना है, और आज रात को लेट भी हो जाएंगे। तो आप दरअसल उस उजलत की बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन से पहले आप कहते हैं कि सजाएं दी गई हैं। ये हाँ जी 3 सजाएं दी गई ना, जिसके अंदर ये साइफर भी था, उसके अंदर नैब का भी था, और उसके अंदर ये इद्दत का भी था। ये 3 केसों में सजा हुई 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और ये तीनों सजाएं जो हैं वो जज साहबान जिस तरीके से, मैं ये पूछता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आइन मौजूद है, आइन की हुकूमत नहीं है, आइन की सुप्रीमेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट मौजूद है,
लेकिन रूल ऑफ लॉ की जगह पे अब वहाँ पे रूल ऑफ अथॉरिटी है, डेस्पोटिज्म है। वरना आप सोचिए कि वो तीनों जज साहबान जो ट्रायल कोर्ट के थे, वो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट के अंदर डिसिप्लिन थे। अगर कोई ऑर्डर देना था कि लेट नाइट तक तुम वहाँ बैठोगे, तो उनकी ड्यूटी रोस्टर के अंदर तब्दीली सिर्फ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ला सकता था। उसने बहुत तो नहीं लिया, ना उन्होंने ऑर्डर किया था। दिलचस्प आपने तो किसने टेक्निकल ऑर्डर इसका किया एक हुआ था कि एस्पेक्ट तुम उठाया बैठोगे, है। उठना नहीं है। हाँ तो अहमद अवैस साहब वो ये जो देखिए जज ना। नीचे ट्रायल कर रहे थे, उनके इंस्पेक्शन जज कौन थे? शायद आपको ये भी पता होगा। कौन थे सर इंस्पेक्शन जज? और जनाब वो तो थे सेशन, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शन पीछे से आ कहाँ से रही थी? वो ये हकीकतें जो है ना, जब इंस्पेक्शन तक जज हम कौन उनको थे वो सामने नहीं बताते रखेंगे। हैं। अहमद अवैस साहब चीफ जस्टिस थे या मोहसिन अख्तर कैनी साहब थे? ये मुझे नहीं मालूम है कि जो कोई भी होंगे, मोहसिन लेकिन अख्तर सवाल कैनी साहब ये थे, I इंस्पेक्शन जज होना और बात है। कोई भी नहीं, कौन थे? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ड्यूटी रोस्टर होता है ना, जब जज जाता है तो उसका एक ड्यूटी रोस्टर बना होता है कि इतने बजे से लेके इतने बजे ठीक तक है, वो आपका ये तो पॉइंट जेल आपने ट्रायल करेगा। उठाया है टेक्निकली स्पीकिंग कि भाई वो एक्सटेंशन कौन दे रहा था इन देयर टाइमिंग्स। मैं तो वहाँ पे वो हाई कोर्ट मैं वही- सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे क्योंकि एक जज होता है जो कि नीचे लोअर कोर्ट्स के तीन लेकिन जज आज साहबान ये हैं एक जो और उनको- मामला भी साथ साथ ही चला है ना, जो ये 77 रिजर्व सीट्स वाला मामला है। उसमें तो आपके इवन JUI वाले आपके खिलाफ इस मामले में अपना स्टांस रखते हैं अदालत में। वो तो क्या लगता है आपको सिद्दीकी साहब, वो जो मामला है वो कहते हैं कि आप क्यों चले गए सुन्नी इत्तेहाद में, हमने पार्टी बैन थोड़ी की थी, सिर्फ सिंबल लिया था। आज अदालती आपने रिमार्क्स देखे। नहीं वो जाहिर है वो अब एक सब जुडिस मामला है तो उस पे जो अच्छा मूव हक़ाइक़ था, सामने आ खराब रहे मूव हैं। था किसका? कमेंट PTI का कि वो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए। नहीं देखें वो तो अभी PTI के तो दलाइल शुरू नहीं हुए हैं। PTI पता नहीं इसमें है भी नहीं, रिस्पोंडेंट भी नहीं है, ना पार्टी भी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना बाहर निकल के सबने। अब ये दो चीज़ें हैं। वैसे तो बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद के वकील को असिस्ट कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन ये एक देखने वाली बात है ना कि अगर PTI एग्जिस्ट करती है तो क्या शामिल एक थे ना। सियासी जमात दो सियासी नामों से ऑपरेट कर सकती है, ये भी एक बात है। लेकिन बहरहाल अदालत में मर्ज अभी हुई ये है ना, क्वेश्चन शामिल तो है है ना। कि अगर शामिल है वो कह रहे हैं। नहीं मर्ज नहीं हुआ सर। नो सर, डिसएग्री। क्या कह रहे हैं? रजा साहब भी कह रहे हैं, वो डिसएग्री कर रहे हैं, कहते हैं मर्ज नहीं हो सकती। और अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि शामिल है, वेरी मच PTI शामिल है। आप तो फिर वो या सुन्नी इत्तेहाद है या वो है। रजा साहब आपके व्यू में क्या है, क्यों शामिल नहीं हो सकती? अहमद साहब मेरी यार सुन ले, मेरी 51 आर्टिकल जो आइन का, उसका मेरे ख्याल में 5वां 6वां आई डोंट नो, वो कहता है कि यू हैव टू जॉइन अ पार्टी 51(6)(d) इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो यू कैन नॉट बी दो पार्टीज के आप मेंबर नहीं हो सकते। इलेक्शन एक्ट आपको ऐसी ममानियत लगाता है सर। दो पार्टियों की मेंबरशिप नहीं, अंडर ये तो नहीं, 204 है, अब मैं तो- इलेक्शन एक्ट का 204 आपको दो पार्टियों का मेंबर बनने पे बाहर लगाता जी है। वो तो ये हो नहीं सकता कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी शामिल हो गए और दो PTI के पार्टियां chairman नहीं है, हमने ज्वाइन किया। वो दुरुस्त है, हम भी कह रहे हैं तो PTI कैसे को दो ज्वाइन किया और आप हमने, member बन गए PTI ने ना ज्वाइन तो किया। वो यही कह रहे हैं सर, वो आप PTI भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद भी है ना, फिर एक रुकन दो पार्टीज में हुआ ना। नहीं, एक मिनट मोना साहब, एक सवाल अगर क्लियर इलेक्शन कर दें PTI के मुझे, अहमद सर्टिफिकेट पर रजा साहब आई गिव द लास्ट मिनट टू रजा साहब, वाइंड अप करें फिर। या तो अहमद साहब से एक सवाल है हाँ कि 51(6) आपको मना करता है, फिर आपने ज्वाइन कर ली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, यानी अब आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। नहीं दुरुस्त है, आर्टिकल जो है वो है, इलेक्शन हम तो नहीं कह रहे ना। सर अर्ज तो सुन ले सर, आप मेरी बात तो सुन ले। इलेक्शन एक्ट आपको पाबंद करता है कि आप दो पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकते। फिर बैरिस्टर गौहर साहब PTI के चेयरमैन जी कैसे? ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक तो वक्त की किल्लत है, मैं नहीं ले पा रही हूँ अहमद अवैस साहब का इस बड़ी जरूरी बात पे कि दो पार्टीज, यही डिलेमा आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देखा। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन, अल्लाह हाफिज।